आज हम लोग बायोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्र और हार्मोन्स को पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर बहुत अधिक समझ के तौर पर ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ समझ लिया जाए, इसमें थोड़ी सी रट्टा मारने की आवश्यकता पड़ेगी आपको कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से निकल रहा है। ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं करूंगा, अगर मैं पूरी हार्मोन्स को अगर पढ़ाने बैठ जाऊं तो फिर काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का। इसीलिए इसको मैं 2 वीडियो में अपलोड करूंगा इस पूरे पार्ट को। पहले में हम लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और थायराइड ग्लैंड, इन दोनों को पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में फिर हम लोग जो बाकी की ग्रंथियां जैसे पैराथायराइड हो गई, थाइमस हो गई, ठीक है, एड्रिनल हो गई, इन सारे को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। अब इनको समझिए कि ग्रंथियां क्या होती। देखिए, ग्लैंड क्या है, तो 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन होती हैं? एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। ग्लैंड मतलब ये होता है कि जो किसी चीज का उत्पादन करे, शुद्ध भाषा में यही समझिए, जो किसी चीज को अपने शरीर से निकाले, किसी चीज का स्राव करे, चाहे वो एंजाइम्स का स्राव करे या फिर वो हार्मोन्स का स्राव करे या फिर एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करे, उसे क्या कहेंगे? तो ग्लैंड कहेंगे। अब इसको आप समझिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इसे समझते हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स को का स्राव करती हैं, अपने अंदर से क्या करती हैं? हार्मोन्स को निकालती हैं। वो ग्रंथियां क्या कहलाएंगी? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाएंगी। हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथियां ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इसकी परिभाषा हुई। और ये जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। बात समझ में आ रही है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां आप समझ गए होंगे। ये एग्जाम में पूछता है कि नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या फिर बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं या मिश्रित हैं, या इन दोनों में से कोई नहीं है। चलिए दूसरे पे देखते हैं। दूसरा है, देखिए, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो बहिःस्रावी ग्रंथि उसे कहेंगे जो एंजाइम का स्राव करे। ध्यान से समझिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती थी? हार्मोन्स का स्राव करती थी। लेकिन बहिःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये क्या करती हैं? तो ये एंजाइम का स्राव करती हैं और ये नलिका युक्त होती हैं। इसको समझिए, ये क्या होती हैं? ये नलिका युक्त होती हैं। लेकिन अगर बात करें ऊपर वाले की, अंतःस्रावी की, तो ये क्या थी? तो ये नलिका विहीन थी। लेकिन जो बहिःस्रावी ग्रंथि होगी वो क्या होगी? नलिका युक्त हो जाएगी। ठीक है। अगली है तीसरी ग्रंथि, इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकाल रही थी? हार्मोन्स निकालती थी। बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये एंजाइम और हार्मोन्स को दोनों का स्राव करेंगी। तो मिश्रित ग्रंथियां देखिए, जो एंजाइम का और हार्मोन्स का, इन दोनों का स्राव करें, वो क्या हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। एक एग्जांपल में देखिए, मिश्रित ग्रंथि में जैसे पैंक्रियाज होता है ना, क्या होता है? पैंक्रियाज। तो देखिए, पैंक्रियाज जो है मतलब अग्नाशय, वो क्या करता है? एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, चैप्टर आधारित किस पर है? हार्मोन्स पर है। तो थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए, जो हार्मोन्स होते हैं ये स्टेरॉइड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये प्रश्न पूछता है कि हार्मोन्स किन चीजों से मिलकर बनते हैं? तो स्टेरॉइड और प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर ये क्या होते हैं? बने होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन के माध्यम से ये क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठीक है। बाहर एक किससे से बने होंगे? प्लाज्मा प्रोटीन से बने होंगे। स्टेरॉइड और प्रोटीन से ये मिलकर बनता है। तीसरी चीज कि जो हार्मोन होता है ये जो रक्त वाहिनियों में मिलकर क्या होता है? टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। रक्त वाहिनियों मतलब वो नसें जो होंगी, ठीक है, नसों में ये हार्मोन्स क्या होगा? मिल जाएगा। और टारगेट सेल का मतलब ये है कि जहां पर उस हार्मोन की आवश्यकता है उस सेल तक ये रक्त वाहिनियों के माध्यम से ही पहुंच जाता है। कौन? हार्मोन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि अंतःस्रावी क्या है, बहिःस्रावी क्या है, मिश्रित क्या है, ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सीधे सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड पर।
अंतःस्रावी ग्रंथि का ही पार्ट है। कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन सबको पढ़ते हुए हम चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के ही पार्ट में। जो पहली इसकी ग्रंथि है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसे अब समझते हैं, देखते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को समझते हैं। ठीक है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है चीजें। इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहती हैं, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि जितने भी हमारे शरीर हैं, इनको पूरी तरह से मैनेज करने का, ठीक है, पूरे हार्मोन्स को, पूरे शरीर को मैनेज करने का जो सबसे मेन काम करती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। ठीक है, ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है, पूरे शरीर को मैनेज करने का काम करती है। जितने भी हार्मोन्स है वो उनका सबका तो स्राव ये नहीं करती, लेकिन हाँ जिनका भी स्राव करती है ना, बड़ा ही कहे तो उसे मैनेज करती है, बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है सारी चीजों को, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड कहेंगे। अब समझते हैं इसके बारे में कि ये पाई कहाँ पर जाती है, इससे समझिए। तो यह कपाल के स्फेनायड, ठीक है, ये कपाल मतलब सिर, ठीक, सिर में एक एरिया है स्फेनायड, उसी के बीच, एकदम बीचों बीच ये मटर के दाने के समान, ठीक है, मटर के दाने के समान रहती है। मैंने कहा ना कि ये पूरे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और मटर के दाने के समान होती है, और 0.6 ग्राम, इसे याद रखिएगा, 0.6 ग्राम की ये क्या होती है, किस आकार की होगी, मटर के दाने के समान छोटी सी, 0.6 ग्राम के आसपास की होगी। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैंने कहा, अभी बताया कि ये पूरे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन, मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद देखिए, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये भी बता चुका हूं। इसे क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड कहेंगे। पूरे शरीर को मैनेज करने का काम करती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। अब देखिए, ये कुछ हार्मोन्स का स्राव करेगी। अगर यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये क्या करेगी, ये कुछ हार्मोन का स्राव करेगी। अब वो हार्मोन्स क्या हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला हार्मोन इसमें है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, एसटीएच हार्मोन लोग कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहेंगे, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। शरीर के वृद्धि विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स है। अगर मैं इतना लंबा हूँ, इतना बड़ा हूँ, तो इसका क्या कारण है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, कुछ लोग भीम की तरह है जाते हैं, बड़े हैवी तैवी, कि छोटे मोटे गाड़ी पे बैठेंगे तो पहिया पंचर हो जाता है, उनके लिए बुलेट जैसी गाड़ियां होती हैं। तो उनके शरीर के विकास के लिए भी क्या है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, उनके अंदर इतना अधिक सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स आ जाता है कि शरीर में भीमकाय हो जाती है। ठीक है, रेडीमेड कपड़ा होता नहीं है, जीन्स होगी तो 1 फुट नीचे छोटी हो जाएगी, डिजाइन मॉडल बन जाएगा। चप्पल जूता उनको स्पेशल ऑर्डर दे के सिलाने पड़ते हैं, उनको शरीर में कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की ही वजह से होता है। अगर शरीर में सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा निकल जाता है, मैक्सिमम निकल जाएगा, तो उसे एक रोग हो जाएगा जिसे क्या कहेंगे, भीमकायता। क्या कहते हैं, भीमकायता। भीमकायता मतलब शरीर भीम की तरह हो जाए, काया मतलब शरीर और भीम मतलब भीम मतलब बड़ा, तो बड़ी शरीर हो जाएगी, जैसे भीम थे ना, उनकी तरह ये शरीर हो जाएगी। कब, जब ये हार्मोन काफी ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, फिर उनके लिए स्पेशल ऑर्डर करके जूते चप्पल कपड़े मंगाने पड़ेंगे, और बुलेट से नीचे वो किसी गाड़ी पे अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि अगर ये हार्मोन कम निकलता है, देखिए अगर ये एसटीएच हार्मोन अगर कम निकलता है तो एक बीमारी हो जाएगी, बौनापन, या और खतरनाक है बौनापन। कोई कपड़ा इनको भी नहीं होता है, उनको छोटा होता है, और इनको एस नंबर, कपड़े की जो एस नंबर की साइज होती है ना, सबसे छोटी वाली, वो भी इनको नहीं हो पाती। उनको भी टेलर के पास जाके कटवा छटवा के इनको बनवाना पड़ता है। तो कपड़े जूते चप्पल के लिए बड़ी स्थिति खराब होती है। 2 या 3 नंबर का इनको चप्पल होता है। सबसे छोटी साइज चप्पल क्या होती है, 4, वो भी इनको नहीं होता है। बच्चों वाला चप्पल इन्हें पहनना पड़ता है, जो चू 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 बोलता है। तो कब जब इसकी मात्रा एसटीएच की कम हो जाती है, तब ये रोग हो जाता है, क्या, बौनापन। तो ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि ये चीज आप समझ लेंगे कि वृद्धि हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है, ये क्या है, ये क्या है, शरीर के वृद्धि विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अधिक निकल गया तो भीमकायता रोग हो जाएगी, कम हो गया तो बौनापन रोग होगा। इसके बाद कुछ और ऐसे हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं। उन सारे हार्मोन्स को देखिए, बारी बारी हम यहीं पे चर्चा करते हैं। देखिए
कुछ और हार्मोन्स को देखते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं। पहला हमने पढ़ा था एसटीएच के बारे में, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में। दूसरा है प्रोटैक्टिन हार्मोन। देखिए प्रोटैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि दुग्ध ग्रंथियों का विकास का निर्माण करता है। ठीक है, महिलाओं में जो स्तनों का विकास है उसके निर्माण में बहुत ही सहायक ये हार्मोन है और इसका क्या नाम है, प्रोटैक्टिन हार्मोन। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियों के विकास का जिम्मेदार कौन है, तो प्रोटैक्टिन हार्मोन्स होगा। ठीक, उसके बाद दूसरे पर आते हैं, ये दूसरा हो गया, मतलब तीसरे पर आते हैं। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए इसके काम क्या है कि ये प्रसव पीड़ा के समय उत्पन्न होता है। जैसे ये है कि जब बच्चों का प्रसव होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि यही हार्मोन ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा इसका स्राव होता है और जो पीड़ा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये क्या करता है, आराम महसूस कराता है। ये ना हो तो फिर समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्या नाम है इसका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरी चीज कि दुग्ध स्राव को प्रेरित करने का भी काम कौन करेगा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो महिलाओं के स्तन से जो दुग्ध होता है उसके स्राव का जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन है, तो उसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका नाम है, दुग्ध स्राव को प्रेरित करेगा। मिल्क इंजेक्शन के बारे में समझिए। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका दुग्ध स्राव नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या किया जाता है कि इसी का इंजेक्शन लगा देते हैं और इसीलिए इसे क्या कहेंगे, मिल्क इंजेक्शन भी कहेंगे। जैसे ही इनका इंजेक्शन लगा दिया जाता है महिलाओं को, वैसे ही दुग्ध ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का विकास स्टार्ट होना हो जाता है। और दूसरी चीज कि प्रसव पीड़ा का हार्मोन किसे कहते हैं, ये कई बार पूछता है, प्रसव का हार्मोन या प्रसव पीड़ा का हार्मोन पूछेगा आपसे कि कौन से हार्मोन्स को कहेंगे, तो उसका क्या नाम होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर से बता रहा हूं कि ये बार बार कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि प्रसव पीड़ा का हार्मोन या फिर प्रसव का हार्मोन कौन है, तो वो कौन है, ऑक्सीटोसिन है। रिपीट कीजिए, काम क्या है इसका, प्रसव पीड़ा के समय उत्पन्न होगा, पहली बात। दुग्ध स्राव को ये प्रेरित करेगा, दूसरी बात। देखिए ध्यान समझिए, ये क्या कर रहा है, दुग्ध स्राव को प्रेरित कर रहा है। अगर दुग्ध स्राव नहीं है इसका मतलब कि ऑक्सीटोसिन नहीं निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन इसका मतलब है नहीं निकल रहा है। इसीलिए इसी ऑक्सीटोसिन को इंजेक्शन में भर के क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं और फिर दुग्ध स्राव क्या होने लगता है। ठीक है, दुग्ध स्राव के लिए ये फिर प्रेरित करने लगेगा। तो ये दो चीजें समझ में आई, प्रोटैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। चौथे पर आते हैं। चौथा क्या है, ल्यूटरी हार्मोन। ठीक है, ल्यूटरी हार्मोन के बारे में समझिए क्या करता है ये, कि ये एस्ट्रोजन के साथ अंडोत्सर्ग का निर्माण करेगा। ठीक है, जब हम लोग आपसे जनन तंत्र जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एस्ट्रोजन क्या है। तो एस्ट्रोजन के साथ ये मिलकर क्या करता है, अंडोत्सर्ग के निर्माण में बड़ा ही सहयोग करता है। ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर अंडे का उत्सर्जन, अंडे का जो बनना है महिलाओं के शरीर में, गर्भाशय में, फिर वो अंडे क्या होंगे, अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इसका भी उपयोगिता क्या है, बहुत ज्यादा। ल्यूटरी हार्मोन ये किससे निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। देखिए इसे अगर आप ये जो सिर्फ इतना याद रखते हैं अगर आप एग्जाम के हिसाब से, तो बहुत सफिशियंट है, क्योंकि इसके काम, इसके फंक्शन नहीं पूछता आपसे। लेकिन हाँ, ऑक्सीटोसिन का, प्रोटैक्टिन का और मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एसटीएच, इन तीनों के फंक्शंस को आपसे पूछता है। तो आपको ये काम करना है कि पहले तो इन चारों का नाम, पांचों का याद रखना है कि ये कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी से निकलते हैं, थाइमस से निकलते हैं, थायराइड से निकलते हैं, पैराथायराइड से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं। दूसरी बात कि जो शुरुआत के मैंने तीन बताए, ठीक है, एसटीएच, प्रोटैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इन तीनों के काम आपको याद रखना है कि प्रसव पीड़ा का हार्मोन किसे कहेंगे, मिल्क इंजेक्शन का हार्मोन किसे कहेंगे, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, शरीर के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, इन सारे को आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बारी है थायराइड की। थायराइड को समझते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल और जो बचेंगे उनको पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं थायराइड को। चलिए आते हैं थायराइड ग्रंथि पर। पिट्यूटरी पढ़ लिया अब हम लोगों ने, अभी हमें क्या पढ़ना है, थायराइड पढ़ना है। थायराइड के बारे में समझिए कि जो थायराइड है इसकी सिचुएशन कहाँ है। जैसे हमने पढ़ा था वो कि स्फेनाइड में मटर के दाने के समान पाया जाता है, वैसे ही जो थायराइड ग्रंथि है, जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसी के दो लोगों के बीच में, जैसे ये है ना, ये देखिए दो एक प्रकार का लोगो है, ठीक, ये दो, तो दो लोगों के बीच में पाया जाएगा।
और इन्हीं के बीच में ही पैराथायराइड ग्रंथि भी पाई जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि थायराइड के अंदर ही क्या पाई जाएगी, पैराथायराइड। ये जो नजर आ रहा है क्या, एक प्रकार के थायराइड ग्रंथि है। एक बात आपको विशेष ध्यान देनी है कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि की क्या होती है, सबसे बड़ी। अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं इसमें सबसे छोटी कौन थी, पिट्यूटरी, और सबसे बड़ी कौन आ गई, थायराइड आ गई। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि जो थायराइड ग्रंथि है इसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। पूरे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, थायराइड ग्रंथि को कहेंगे। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है और आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब देखिए कि ये जिस हार्मोन्स को निकालता है उसके बारे में समझिए कि ये एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है क्या, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में होता क्या है, तो इसमें थाइमेसिन एक एमिनो एसिड होती है, एक थाइमेसिन एमिनो एसिड होती है। मैं लिख देता हूं, ये क्या होगी, एमिनो एसिड होगी, ठीक है। एक थाइमेसिन एमिनो एसिड होती है जो 35% होती है इस पूरे थायरॉक्सिन में, और इसमें आयोडीन आता है वो क्या होगा, 65% होता है। तो थाइमेसिन और आयोडीन ये दोनों मिलकर थायरॉक्सिन का निर्माण करेंगे और 35% थाइमेसिन होगा और 65% आयोडीन होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका निर्माण समझ गए होंगे आप लोग। अब एक चीज मैंने गुलाबी लिखा है, गुलाबी इसलिए लिखा है कि जो ये थायराइड ग्रंथि है इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, गुलाबी कलर का होता है। तो 3-4 चीज समझ गए। एक तो ट्रैकिया के बगल में होगी, ये ट्रैकिया इसके दोनों बगल में होगी, दो लोगों में होगी, गुलाबी कलर का होगा, और पूरे अंतःस्रावी तंत्र का सबसे बड़ी ग्रंथि होगी ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में। दूसरी चीज देखिए, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बता चुका हूं। अब इनकी कमी से क्या होता है कि बच्चे के विकास में बाधक है। इसका अर्थ समझेगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, जिनके गर्भ में बच्चे हैं, अगर उनका थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो जो बच्चे का मानसिक विकास है, विकास का मतलब बॉडी विकास नहीं है, ये विकास का मतलब ये समझेगा कि मानसिक विकास की यहाँ पे बात हो रही है ना, मानसिक विकास। तो बच्चे का जो मानसिक विकास है उसमें ये क्या करता है, बाधा उत्पन्न करने लगता है। बच्चे थोड़े से हल्के पैदा होते हैं, हल्का बॉडी से नहीं, दिमाग से। तो ये समझ गए होंगे आप कि एक तो ये सबसे बड़ी है, दूसरी चीज बच्चों के विकास में क्या, मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। अब देखिए ये जो आयोडीन है इसके बारे में समझते हैं कि अगर आयोडीन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो एक रोग होता है, इसे कहते हैं ग्रेव्स रोग। क्या कहेंगे, ग्रेव्स रोग कहेंगे। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वो क्या होगा, घोघा रोग होगा। घोघा के बारे में आप ज्यादा सुने होंगे, गर्दन पे ये आगे की ओर मोटा सा इधर लटक जाता है, निकल जाता है, ठीक है, ये फूल के, और इसीलिए नमक में लोग कहते हैं टाटा साल्ट खाइए, ठीक है, और उसका क्या है, आशीर्वाद का नमक खाइए। हालांकि सभी नमक में होता है, तो नमक वही खाइए जिसमें आयोडीन की मात्रा अच्छी खासी आपको मिले, ठीक है। वो 5 रुपए वाला नमक मत खाइएगा जो गाय भैंस को खिलाया जाता है। तो थायराइड के बारे में आपने समझा, पिट्यूटरी के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको एक डॉक्टर बना दूं, मैं खुद ही ऐसा नहीं हूँ। तो वही चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में कई बार रिपीटेड हैं और जिनकी आशा एग्जाम में मैक्सिमम आने की है, उन्हीं चीजों को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। एक एक पॉइंट से प्रश्न पूछता है यहाँ पे, जैसे कि थायराइड कहाँ स्थित है, ट्रैकिया में, कपाल में, ठीक है, लंग्स में, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है कि ट्रैकिया के बगल में। प्रश्न देखिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन के साथ कौन सी और एमिनो एसिड होती है, तो उसका क्या नाम होता है, थाइमेसिन, ठीक। किस कलर का होगा, गुलाबी कलर का। फिर ये प्रश्न पूछता है कि अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहेंगे, तो अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहेंगे, तो थायराइड ग्रंथि को कहेंगे। पूरे अंतःस्रावी तंत्र की सबसे छोटी कौन है, पिट्यूटरी। सबसे बड़ी कौन है, थायराइड। गर्भवती महिलाओं में यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा कि आयोडीन की अधिकता से ग्रेव्स रोग हो जाता है और आयोडीन की कमी से घोघा रोग हो जाएगा। तो ये जितने भी बात मैंने आपको बताई है सबसे प्रश्न बने हैं और बनने भी वाले हैं। तो पिट्यूटरी और थायराइड, दो चीजों में उम्मीद करना आपको समझ में आएगा।
वीडियो आप देखते रहें, पसंद आए तो आप लाइक भी करें, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी करें और कारण आप मुझे जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।